एंड वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में टॉपिक महाजनपद काल के पार्ट 1 में अब तक हम लोग ने महाजनपद काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनके बारे में देखा था और यह भी देखा था कि किस प्रकार से महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में विभाजित होता है या कालखंड 16 महाजनपदों में विभाजित होता है। गाइस, इसके आगे का आज हम लोग पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। गाइस, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं किसी स्टेट का पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सुपर टेट हो, किसी भी स्टेट का, जहाँ पर महाजनपद काल एज ए टॉपिक इंक्लूड होगा, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उम्मीद करेंगे आप लगभग सभी प्रश्न अटेम्प्ट कर पा रहे हो। गाइस, सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में है, तो आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें और उसके बाद 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे ध्यान से, तो आपको भी याद हो जाएगा। या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक महाजनपद काल। महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में 3 प्रमुख महाजनपद थे। वे थे गांधार, कंबोज और अश्मक। जिसमें हम यह देखते हैं कि गांधार और कंबोज जो महाजनपद थे ये पश्चिमोत्तर थे, पश्चिमोत्तर दिशा में थे, जबकि अश्मक जो था उसकी स्थिति गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में थी। 16 महाजनपदों में 3 प्रमुख महाजनपद गांधार, कंबोज और अश्मक, जिसमें गांधार और कंबोज पश्चिमोत्तर थे, जबकि अश्मक गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में थे। नेक्स्ट है इस महाजनपद काल में जो प्रमुख पॉइंट आता है वह है महाजनपद काल में जो विभिन्न साम्राज्यों का विस्तार हुआ था इस समय काल में, वह हमें देखने को मिलता है, जिसमें मगध साम्राज्य के जो 3 प्रमुख साम्राज्य थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के जो 3 प्रमुख साम्राज्य थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें इसमें यह देखने को मिलता है, पहला साम्राज्य था हर्यक वंश। इसे हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। पितृहंता का मतलब ये है कि जो पिता की हत्या करने के पश्चात जो साम्राज्य का विस्तार हुआ है वह था हर्यक वंश। इसी वजह से इसे पितृहंता वंश के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है नागवंश और फिर नंदवंश। 3 प्रमुख साम्राज्य थे, हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश। पुराण के अनुसार बृहद्रथ वंश भी था, लेकिन यह एक अप्रमाणिक है। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश भी था, लेकिन यह अप्रमाणिक है। प्रामाणिक रूप से हर्यक वंश का शासक सर्वप्रथम था। प्रामाणिक रूप से हर्यक वंश यानी पितृहंता वंश का जो शासक था वह सबसे प्रमुख वंश का सबसे प्रामाणिक रूप से हर्यक वंश के शासक सर्वप्रथम था। सबसे पहला साम्राज्य जो था वह हर्यक वंश था, इसी वजह से इसका शासक भी पहला ही होगा और यह प्रामाणिक रूप से देखने को हमें मिलता है। हर्यक वंश में 3 प्रमुख जो शासक हुए हैं वे थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। कौन कौन से? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार की अगर हम बात करें तो इसने सेनाई उपाधि को धारण कर रखी थी और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। बिंबिसार ने सेनाई उपाधि को धारण की थी और इसकी राजधानी थी उज्जैन। तो इसने सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कूटनीतिक व्यवस्था कर रखी थी, जिसमें जो उसकी कूटनीति का प्रमुख बिंदु था वह था विवाह और मित्रता। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु कुछ कूटनीतिक व्यवस्थाएं की थी, जिससे उसका मानना था उसका साम्राज्य अधिक सुरक्षित होगा। उसके लिए उसने विवाह और मित्रता जैसी कूटनीतियों का प्रयोग किया। अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह में कौशल महाजनपद विवाह में 3 प्रमुख विवाह इसके काफ़ी प्रसिद्ध थे। पहला था कौशल महाजनपद की महाकौशला देवी से इसका विवाह होता है। कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकौशला देवी से इसका विवाह होता है और इसे दहेज में काशी और 1 लाख रुपए की आय प्राप्त होती है। वहाँ से इसे दहेज में काशी और 1 लाख रुपए आय प्राप्त होती है। इसका प्रमुख विवाहों में कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकौशला देवी से इसका विवाह होता है और यह दहेज में काशी और 1 लाख रुपए प्राप्त करता है। दूसरा प्रमुख विवाह इसका था लिच्छवी राजकुमारी चैल्हाना से। लिच्छवी राजकुमारी चैल्हाना से इसका दूसरा विवाह होता है। और तीसरा विवाह है इसका भद्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। तीसरा विवाह इसका होता है भद्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर PDF प्राप्त कर लें। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, मित्रता की जो उसकी दूसरी कूटनीति थी वह थी मित्रता। मित्रता में इसकी मित्रता बुद्ध से थी और यह बौद्ध धर्म को मानता था। इस वजह से उसने बौद्ध अनुयायियों के लिए बेलवन वन बाग दान में दिया था।
अवंती महाजनपद के राजा चंड प्रदोत से भी इसकी काफ़ी अच्छी मित्रता थी, जिनके उपचार हेतु उसने चिकित्सक जीवक को भेजा था। नेक्स्ट किंग है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बचपन का नाम था कुनिक। अजातशत्रु को बचपन में कुनिक नाम से जानते थे। यह एक साम्राज्यवादी राजा था। कौशल महाजनपद से संघर्ष काशी को लेकर इसका होता ही रहता था, और चूँकि यह साम्राज्यवादी राजा था तो इसका संघर्ष काफ़ी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वज्जी संघ से संघर्ष, इसका श्रेय इसे वज्जी संघ से भी इसका संघर्ष होता है, जिसमें इसे विजय प्राप्त होती है, और इसका श्रेय मगध के मंत्री व सरकार को जाता है, जिसमें 2 नए प्रकार के हथियारों का प्रयोग हुआ था। पहला था रथमूसल और दूसरा था महाकंटक शिला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बुद्ध के समकालीन यह राजा था और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यह बुद्ध के समकालीन था और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बुद्ध की मृत्यु के अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था। बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो उनके अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था और एक स्तूप राजगृह में रखा गया। बुद्ध की मृत्यु कब होती है? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व या बीसी में होती है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई थी और प्रथम बौद्ध सम्मेलन भी 483 बीसी में ही राजगृह में देखने को मिलता है, जहां पर एक स्तूप 8 भागों में बांटे गए थे और एक स्तूप में राजगृह में भी रखा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग है उदयन, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग उदयन और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह एक जैन धर्म समर्थक राजा था। पाटलिपुत्र कहाँ पर स्थित था? यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। लास्ट किंग जो हमें देखने को मिलता था वह था नागदर्शक या दर्शक के नाम से इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजवंश है नागवंश। नागवंश की स्थापना का श्रेय शिशुनाग को जाता है, जो एक निर्वाचित राजा था जनता के द्वारा। नागवंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? शिशुनाग के। यह एक निर्वाचित जनता द्वारा राजा था। वज्जी संघ पर नियंत्रण के लिए वैशाली को इसने दूसरी राजधानी बनाई थी। नागवंश की स्थापना का श्रेय शिशुनाग को जाता है, जो एक जनता द्वारा निर्वाचित राजा था। वज्जी संघ पर नियंत्रण के लिए वैशाली को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। अवंती महाजनपद को मगध में मिलाया गया। ओके फ्रेंड्स, अवंती महाजनपद को इसने मगध में मिलाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, पुराणों में हमें देखने को यह नाम भी मिलता है। कालाशोक का नाम काकवर्ण पुराणों में हमें देखने को मिलता है। 383 बीसी में वैशाली में दूसरा बौद्ध सम्मेलन इसी के समय काल में होता है। 383 में दूसरा बौद्ध सम्मेलन कालाशोक के समय काल में हमें देखने को मिलता है, जबकि प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 बीसी में देखने को मिलता है और 483 बीसी में ही बुद्ध की मृत्यु भी होती है। राजधानी परिवर्तन यह करता है वैशाली से पाटलिपुत्र, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं, सो ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसमें कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये विशेष इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी पॉइंट को खूब ध्यान से उसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर उसको आप 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे और उसको फिर पढ़ाई भी करेंगे, उससे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको भी यह याद हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वंश है नंदवंश। नंदवंश की स्थापना का श्रेय जो जाता है वह था महापद्म नंद को। नंदवंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? महापद्म नंद को। कलिंग पर आक्रमण कर वहाँ से जिन की मूर्तियाँ मगध लाया था, इसने कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ से जिन की मूर्तियाँ मगध उठा लाया था। परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता था। सर्व छत्रात्मक उपाधि इसने धारण की थी। एक राट यानी एक छत्र उपाधि जैसी कई उपाधियों को इसने धारण किया था। नंदवंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? महापद्म नंद को। कलिंग पर आक्रमण कर वहाँ से यह जिन की मूर्तियाँ उठाकर लाया था। परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता था। सर्व छत्रात्मक उपाधि इसने धारण की थी और एक अन्य प्रमुख उपाधि एक राट इसने धारण की थी। एक छत्र उपाधि जिसे बोलते हैं एक छत्र, एक राट यानी एक छत्र उपाधि जैसी उपाधियाँ इसने धारण की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग है मगध साम्राज्य का घनानंद। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय में होता है। अग्रमीज यूनानी स्रोतों में इसे अग्रमीज नाम से संबोधित किया गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट, घनानंद को यूनानी स्रोतों में किस नाम से संबोधित किया गया है? अग्रमीज नाम से। सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? वह था घनानंद या धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि इस समय काल में जो महाजनपद काल है वह किस प्रकार से विभाजित हुआ था, जिसमें एक राजतंत्रात्मक था और दूसरा गणराज्य या गणतंत्रात्रिक व्यवस्था से विभाजित हुआ था। एक बार उसे पुनः देख लेते हैं। ये चीज़ यहाँ इसको हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिटेल में स्टडी किया था। ये किस प्रकार से विभाजित हुआ था? यह विभाजित हुआ था 16 महाजनपदों को 2 भागों में विभाजित होता है। पहला राजतंत्रात्मक व्यवस्था से जिसमें 14 महाजनपद आते हैं, और दूसरा टाइप था गणराज्य या गणतांत्रिक, जिसमें 8 का एक समूह होता है और एक 2 का समूह होता है, जिसमें 10 गणराज्यों का एक समूह होता है जो प्रमुखतः 2 भागों में विभाजित होता है, जिसमें 8 का एक समूह होता है और एक 2 का समूह होता है, जिसे कुल 14 एक और फिर एक 16 महाजनपद मानते हैं। यह एक समूह है जिसमें लिच्छवी, वज्जीसन और मल्ल जो थे, यह दूसरा समूह था। तो ये 10 जो गणराज्य गणतंत्र थे, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से ये थे। 10 गणराज्यों में सबसे प्रमुख पावा के मल्ल, कुशीनारा, सभी प्रमुख हैं इसमें, ऐसा नहीं कि कोई कम इम्पोर्टेंट है, सभी गणराज्य हैं। और ये 10 गणराज्य मिलकर महाजनपदों का मतलब जो 16 महाजनपद थे, फिर ये 10 गणराज्य आगे चलकर 2 में विभाजित होते हैं, 8 और 2 के समूह में। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं। पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, ये दोनों एक समूह है, और इसके अलावा जो 8 बचे हुए हैं ये एक समूह है। पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल जो थे ये एक समूह थे। तीसरे हैं रामग्राम के कोलिये, चौथे हैं पिपली वन के मोरिये, नेक्स्ट सुमसुमार पर्वत के भग, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, केशपुत्र के कलाम, अलकप के बुलिये, कपिलवस्तु के शाके। ओके फ्रेंड्स, तो ये 10 गणराज्य थे जो 2 और 8 के समूहों में विभाजित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।